गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप हमारी क्लासेस देख रहे होंगे। तो आपको डेली कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। डेली बेसिस में हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से या ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करेंगे, पहले उनके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL के नव नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक कौन है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, जो हमारा NIIFL है उसके कोई नए नियुक्त हुए हैं कार्यकारी अधिकारी, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसका हिंदी क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इसके नियुक्त कार्यकारी अधिकारी कौन से हैं? आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला हमारा है राजीव धर, दूसरा ऑप्शन है संजीव अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है संदीप अरोड़ा, चौथा ऑप्शन है राहुल कुमार। तो इसका आंसर सही है, आप जो भी लगे मार्क करिए उसको। सही आंसर क्या है? संजीव अग्रवाल, ये इसका सही आंसर है। आई होप आपने इसको मार्क कर लिया होगा सही। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024 की थीम क्या है? ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था कि थीम क्या है, क्यों मनाया जाता है और कौन मनाता है, इसको कंडक्ट कौन कराता है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको कल डिस्कस कर लिए, तो आप इसको कल देख लीजिएगा। लेकिन थीम वहाँ पे रह गई थी, मैं थीम बताना भूल गई थी आपको, तो मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में आज सेट करी ताकि जो रह गया वो आपका कवर हो जाए। तो पूछ रहा है अनाथ दिवस जो हमारा है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है हर साल, उसकी थीम इस बार की क्या रही है? तो क्वेश्चन पहला हमारा ऑप्शन क्या है? शांति और सद्भाव और विश्वास के बच्चे। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है? अनाथ जीवन मायने रखता है और युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना चाहिए, मतलब होना। और तीसरा ऑप्शन क्या है? व्हील द वर्ल्ड और फ्यूचर फॉर चिल्ड्रेन। चौथा हमारा ऑप्शन क्या है? युद्ध रोके और अनाथों के लिए आशा। ये चार हमारे ऑप्शन दिए गए। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको मार्क करिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये बी होगा, अनाथ जीवन मायने रखता है और युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना। ये युद्ध वाला और अनाथ वाला इसलिए भी रखा गया है, आपको पता अभी फिलिस्तीन और इजराइल में कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस भी रहा, उससे बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए। तो अनाथ बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है 2-4 सालों में, इसलिए भी ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस पर जरूर नज़र बनाए रखिएगा कि इससे अगर रिलेटेड कोई नया पॉइंट या कोई नया आर्टिकल इन फ्यूचर आता है तो आप उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में स्पष्टीकरण क्या है? इस वर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस को 2 शक्तिशाली विषयों के साथ मनाया गया है। अनाथों का जीवन मायने रखता है, पहला टॉपिक था हमारा। दूसरा क्या था? युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़ा होना, ये दूसरा टॉपिक था। ये विषय युद्ध प्रभावित बच्चों के समर्थन और सुरक्षा के लिए वैश्विक ध्यान कार्यवाही के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। मतलब ये 2 टॉपिक इसलिए चुने गए हैं ताकि देश की दुनिया के लोगों को बताया जा सके कि जो भी बच्चे अनाथ हैं उनके लिए हमें खड़ा होना है, उन्हें सपोर्ट करना है, उनकी जो समस्या है उनका समाधान करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तीसरा, भारत सरकार में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र है भारत पार्क। ये कोई नया क्या है? व्यापार क्षेत्र है भारत पार्क स्थापित करने की योजना बन रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। मतलब ऐसी कोई जगह बनाई जा रही है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन जो इम्पोर्टेंट सामान है वो भी होंगे, तो आप उनको वहाँ से खरीद भी सकते हो। और अगर कोई भारतीय या विदेशी व्यक्ति उनको देखना चाहे, एक तरीके से शोरूम में भी उनको सजाया जाएगा ताकि आप देख भी सको। उसका नाम क्या दिया गया है? भारत पार्क दिया गया है। और वो कहाँ पे खोला जा रहा है और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शंस क्या है? UAE है पहला, दूसरा है अबू धाबी, तीसरा हमारा इटली है, चौथा हमारा ऑप्शन जापान है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा UAE। तो UAE ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा ये भारत पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं स्पष्टीकरण क्या है। समाधान, भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात UAE में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क खोल रहा है। ठीक है, जिसमें वैश्विक दर्शकों, मतलब विश्व के किसी भी कोने से कोई भी दर्शक वहाँ पे आ सकता है, चीज़ों को देख सकता है। वहाँ पे गोदाम भी होंगे, शोरूम भी होंगे। फिर क्या है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात वाले सुरक्षित लेन देन के साथ भारतीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा में भूमिका पर जोर दिया। मतलब कि जो पीयूष गोयल हैं, जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने ये डील साइन की है या इस चीज़ को लेकर के उन्होंने आगे
बातें कही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और निम्नलिखित में से किसने मोबाइल अलोहा पेश किया है? एक रोबोटिक प्रणाली है जो कम लागत वाले पूरे बॉडी टेली ऑपरेटर के माध्यम से द्वि मैनुअल मोबाइल हेरफेर की क्षमताओं को आगे बढ़ाता है। ये होगा मोबाइल अलोहा पेश किया है जिसने, तो पूछ रहा है कौन सी कंपनी है या कौन सी मोबाइल हेरफेर की क्षमताओं को आगे बढ़ाने वाली ऑपरेशन कंपनी है, इसके बारे में पूछा है। तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। हमारा पहला ऑप्शन है सिस्को, तीसरा ऑप्शन है गूगल डीप माइंड, तीसरा ऑप्शन हमारा है टेक्सेल, चौथा हमारा ऑप्शन है बूथ AI। इसका सही आंसर मार्क करिए आप। इसका सही आंसर है गूगल डीप माइंड। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या दिया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मोबाइल अलोहा पेश किया है, एक तरीके से मोबाइल पेश किया है जो एक रोबोटिक प्रणाली है, एक तरीके से रोबोटिक प्रणाली है, कम लागत वाले पूरे बॉडी टेली ऑपरेटर के माध्यम से द्वि मैनुअल मोबाइल क्षमताओं को आगे बढ़ाती है। ये नवाचार जो गूगल डीप माइंड के मौजूदा अलोहा सिस्टम पर आधारित है, रोबोटिक सीखने में गतिशील और निपुणता को सबसे अच्छा लाता है। मतलब ये जो है गूगल डीप माइंड ने स्टार्ट किया है, एक तरीके से क्या है, मोबाइल है अलोहा, किसने स्टार्ट किया है, गूगल डीप माइंड ने स्टार्ट किया। आप इसको बस इतना ही याद रखिए, इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, किस भारतीय राज्य ने गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राज्य ने गुणोत्सव जो पर्व है 2024 की शुरुआत की है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन पहला क्या है, पहला हमारा है बिहार, फिर असम है, केरल है, गुजरात है। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि हमें पता लगे कि हमारे कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा इसका सही क्या होगा, असम। तो हम असम राज्य है जिसने गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फिर क्या है, असम सरकार ने 35 जिलों में फैले 43498 सरकारी स्कूल के लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन गुणोत्सव लॉन्च किया है। आपसे पूछ सकता है कि गुणोत्सव किस से रिलेटेड है, तो स्कूल के बच्चों से रिलेटेड है, उनकी मतलब क्या है, उनका जो छात्रों का प्रदर्शन है उनके मूल्यांकन से रिलेटेड है। और लगभग कितने सरकारी स्कूल शामिल है इसमें, 43,498 स्कूल शामिल हैं इसमें। ठीक है, 35 जिले शामिल हैं इसमें और लगभग 40 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी पहल है ये जो आसाम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है L1 मिशन, जो हमने हाल ही में लास्ट 2023 में सितंबर मंथ में भेजा है। उससे रिलेटेड न्यूज़ ये है, अभी फिर से चर्चा में रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो क्या है, L1 है आदित्य L1 रीचेज डेस्टिनेशन इन ऑर्बिट अराउंड L1। जो आदित्य L1 हमारा जो मिशन है वो पहुंच गया है अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया, अपनी जिस कक्षा में उसको भेजना था वहां पर पहुंच गया है। भारत का ये इस तरह का पहला मिशन है, सोलर मिशन जो हमारा है, जो आदित्य L1 टाइप का मिशन है। जो L1 एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट जगह है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, मैं आपको इमेज के थ्रू आगे समझा दूंगी कैसी जगह है। वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है, जो अगर वहाँ पे कोई हम मिशन भेजते हैं, वहाँ पे कोई हम सैटेलाइट भेजते हैं, वहाँ पे स्टेबल रहती है, इसलिए उसको लैग्रेंजियन पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह का हमारा ये पहला मिशन था। इसको कितने साल के लिए भेजा गया, मतलब कितने साल काम करेगा, 5 साल काम करेगा ये। इसको भेजा गया 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, ये पहला मिशन है लॉन्च यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के तहत भेजा गया है। इसको ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने क्यों भेजा है, तो स्टडी द सन आउटर मोस्ट लेयर, जो सूर्य की हमारी आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम मतलब स्टडी करने के लिए, जो जिसे कोरोना बोलते हैं, एंड क्रोमोस्फेयर, मतलब जो सूर्य का क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है, उसको हम स्टडी करने के लिए हमने ये मिशन भेजा है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा L1 मिशन गया है उससे हम सूर्य की कौन सी सतह की मतलब तहत किसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे, किसके बारे में हम जानकारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो कोरोना की जब वो करेंगे हम चीज़ें जो भी हैं वहाँ पे सूर्य के चारों तरफ या क्रोमोस्फेयर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहानी, collect data about coronal mass ejection which will also yield information for space weather
प्रेडिक्शंस, मतलब जो भी वहाँ पे जो भी बॉडीज़ अवेलेबल हैं सूर्य के चारों तरफ, वहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। वहाँ पे वेदर कैसे चेंज होता है सूर्य के चारों तरफ, जो स्पेस में कैसी चीज़ें घटनाएँ घटित होती हैं, उनके बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होगी। मेजर पेलोड्स क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इस मिशन में जो हमारा भेजा गया है स्पेसक्राफ्ट, उसमें कौन कौन सी चीज़ें एडेड थी ऑलरेडी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पापा क्या है, या एस्पेक्स क्या है, या सोलेक्स क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। तो हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में या इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, ताकि हम इसको मतलब पहचान सकें देख करके कि ये किससे रिलेटेड। पहले तो हमें नाम याद रहना चाहिए कि ये L1 जो मिशन हमारा भेजा गया है उसमें ही सारे पेलोड थे। पहला हमारा क्या है, VELC, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ये है। नेक्स्ट हमारा है UIT, द सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, ठीक है। तीसरा हमारा एस्पेक्स है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। जो नेक्स्ट हमारा ये पापा है, किसी एग्जाम में भी पूछा गया था कि ये क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है ये, सूर्य जो L1 मिशन भेजा गया है उसके साथ एक तरह से पेलोड है। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य के साथ प्लाज्मा एनालाइज करने के लिए जो भेजा गया है वो है। ये हमारा सोलेक्स क्या है, सोलर लॉ एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। और हेलोइज क्या है, हेलोइज क्या है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। एंड मैग्नेटोमीटर क्या है, विथ इन्हांस्ड साइंस स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबली बाय द एक्सटेंसिव रिमोट एंड इन सूटू ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन। मतलब ये क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें जो सन की हैं उनको रीड करेगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, आदित्य L1 मिशन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन क्या होंगे इसके, मतलब हम इससे क्या क्या चीज़ें हम हासिल करेंगे, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होंगे। द डाटा फ्रॉम आदित्य L1 मिशन विल बी इमेंसली हेल्पफुल इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंस मॉडल्स फॉर द ओरिजिन ऑफ द सोलर स्टॉर्म एंड ऑल्सो कंट्रैक्टिंग हाउ द स्टॉर्म इवॉल्व्स एंड द व्हाट पाथ दे हैव टेकन। मतलब इस तरीके से इसमें क्या है, जो हमने आदित्य L1 मिशन भेजा उससे क्या होगा कि मतलब सोलर सिस्टम कैसे बना है, वो कैसे काम करता है, जो सोलर प्लैनेट्स वगैरह हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनके मूवमेंट्स चेंज हो रहे हैं या नहीं चेंज, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ना वहाँ से आराम से देख सकते हैं। जब ये मिशन गया है, काम करना शुरू किया है, तो इसने बहुत सारी इमेजेस ऐसी ऐसी भेजी जिनको देखेंगे आप तो लगेगा कि कितनी खूबसूरत फोटो जिसने वहाँ से लेकर भेजी है। ऑलरेडी इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये फोटो है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको बाद में देख लीजिएगा, इस पॉइंट जो इसको मैंने डिटेल में दूसरी जगह लगाया है। मैंने बोला था आपको ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं L1, मतलब जो लैंग्वेजियन पॉइंट्स हैं ना सिर्फ L1 ही क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, जबकि और भी अवेलेबल हैं। L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ठीक है, L4 या L5 है। तो अगर हम देखें तो ये जो है L1, L2, L3 ये मोस्ट अनस्टेबल है, मतलब ये सबसे कम स्टेबल पॉइंट्स हैं। लेकिन फिर भी हमने यहीं पर मिशन क्यों भेजा है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे पास है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो है 4 और 5, लेकिन ये बहुत पृथ्वी से जो इनकी डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी डिस्टेंस ज़्यादा है कि हमारा जो मिशन भेजने का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हम ना L1 पे ही भेज रहे हैं। या ज़्यादा होगा तो इन फ्यूचर हम L2 पे भेज सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स जो है ये तीनों पॉइंट्स बहुत दूर हैं, ठीक है। ये जो ये 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत दूर हैं, ये जो 2 पॉइंट्स है पास में है, लेकिन ये अनस्टेबल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इन फ्यूचर कि जो L1 पॉइंट है या L2 पॉइंट L3 से मोस्ट स्टेबल है, नहीं, ये मोस्ट अनस्टेबल पॉइंट्स हैं। और जो लैंग्वेजियन पॉइंट्स होते हैं हमेशा क्या होता है, दो सोलर बॉडीज़ के बीच में एक पॉइंट होता है, वही होता है हमेशा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अर्थ है, ये सन है, तो इनके बीच में एक ये है, ठीक है, और एक ये है, और ये मतलब अगर 3D में देखेंगे तो जितने भी पॉइंट्स हैं L पॉइंट जितने भी हैं वो हमेशा 2 मतलब सोलर बॉडीज़ के बीच का पॉइंट होता है। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कभी कि लिख सकता है ऑप्शन 3 बॉडीज़ के बीच का है या 4 बॉडीज़ के बीच का, नहीं, हमेशा 2 बॉडीज़ ही बीच में ही पॉइंट में ये चीज़ें मिलती हैं आपको। तो सबसे स्टेबल है 4 और 5, अनस्टेबल पॉइंट्स जो है L1, L2, L3 है, ठीक है। लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं, मैंने बताया आपको, दो मतलब सॉलिड पार्टिकल से सॉलिड बॉडीज़ के बीच में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे अगर हम मतलब कोई भी हम अपना स्पेसक्राफ्ट रखेंगे या कोई भी जो अपनी भेजेंगे वहाँ पे, तो वो कम मूव करती है, वहाँ पे स्टेबल रहती है। जैसे हम रस्सी खींचने वाला एक जो गेम खेलते हैं, तो दोनों तरफ से अगर हम बराबर से फोर्स लगाएं तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे अगर कोई चीज़ आप रखोगे तो वो मूव नहीं करेगी, सबसे कम मूवमेंट होगा। तो क्या होता है, जैसे कोई पार्टिकल बार बार ऐसे घूम रहा है और बहुत अनस्टेबल
है, तो हमें कोई भी अगर उसमें जांच पड़ताल करनी है या कोई खोज करनी है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन जो पॉइंट लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, दो जो ग्रहों के बीच में जो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे कम फोर्स काम, मतलब दोनों का इतना इक्वल फोर्स काम करता है कि वो पॉइंट एक जगह स्टेबल रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। तो इस तरीके से लैग्रेंजियन पॉइंट यही होते हैं, ठीक है। मैंने बता ही दिया आपको L1, L2, L3 जो है मोस्ट अनस्टेबल पॉइंट्स हैं और L4, L5 जो है मोस्ट स्टेबल पॉइंट्स हैं। लेकिन हम L1, L2, L3 में ही L1 में ही भेज रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सबसे नज़दीक पड़ता है पृथ्वी से। हमें कोई मिशन अगर वहाँ भेजना है तो हमारा सबसे कम खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें ये रिपीट पॉइंट में लिखी हुई है यहाँ पे, इसको आप बाद में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पूछ रहा है सूर्य के अन्य मिशन भी भेजेंगे, मतलब और भी मिशन ऐसे हैं जो सूर्य के लिए भेजे गए हैं, सूर्य के एटमॉस्फेयर को रीड करने के लिए, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब उसको रीड करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजे गए। तो हाँ भेजे गए, उनको हम देख लेते हैं एक बार। क्या है? नासा का पार्कर सोलर प्रॉब एक भेजा गया है। नासा का है ये, यूएसए, नासा का पार्कर सोलर प्रॉब है। इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि सूर्य के कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और गर्मी कैसे चलती है और सौर हवा के त्वरण के स्रोत का अध्ययन करते हैं। मतलब जो सूर्य के चारों तरफ जो हवाएं चलती है, मतलब तेज आग लपटों के रूप में चलती हैं, वो कैसे चलती हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए किसे भेजा गया? नासा का पार्कर सोलर प्रोब, ये नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हीलियस 2 सोलर प्रोब। हीलियस 2 सोलर प्रोब किसका है? पहले हीलियस 2 सोलर प्रोब भेजा गया था नासा और भूतपूर्व पश्चिमी जर्मनी के आंतरिक एजेंसी के बीच एक संयुक्त उद्यम, मतलब जर्मनी और नासा ने मिलकर भेजा था क्या? हीलियस 2 सोलर प्रोब भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या? सोलर ऑर्बिटर। डेटा एकत्र करने के लिए ईएसए और नासा, ईएसए प्लस नासा के बीच एक संयुक्त मिशन जो हीलियो फिजिक्स के एक केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा। मतलब देखिए, पहला हमारा भेजा है किसने? नासा ने, पार्कर सोलर प्रोब। दूसरा हमारा किसने? जर्मनी और नासा ने मिलकर भेजा है हीलियो 2 सोलर प्रोब। और नेक्स्ट क्या था? सोलर ऑर्बिटर भेजा है ईएसए और नासा ने। और हमने अभी पहला भेजा है क्या? आदित्य L1 मिशन। तो ये सूर्य से रिलेटेड मिशन हमारे हो गए। आजकल ये बहुत चर्चा में बना हुआ है रेड सी जो है, जहाँ से स्वेज कैनाल है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द मतलब इंडिया कह रही हूँ, वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड जहाँ से होता है वो है स्वेज कैनाल। वहाँ पे थोड़ा सा इशू चल रहा है रेड सी में। क्या चल रहा है? तो क्या है ये, पहले हम हेडिंग देखते हैं कि हाउ हैज़ रेड सी ट्रबल इम्पैक्टेड इंडिया से हमें, इंडिया में ये से जो रेड सी जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो वहाँ पे इशूज़ चल रहे हैं, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है या हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ रहे हैं वो देखेंगे। Why are cargo ships taking a longer route around the Cape of Good Hope will impact and export be affected? मतलब जो अभी क्या चल रहा है कि जो हमारा पहले जो हमारा रूट था ना, जैसे इंडिया है, ठीक है, यहाँ से हम कुछ भी सामान बेचते थे तो ऐसे भेज देते थे डायरेक्ट, यहाँ से स्वेज कैनाल से भेजते थे। लेकिन अभी थोड़ा इशू चल रहा है तो हम यहाँ से भेज रहे हैं। जो अंग्रेजों के ज़माने जैसे आ रहा था ना, अब वो वाला रूट फॉलो किया जा रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो रेड सी है, हम उसमें देखते हैं क्या है। जो हाउती मिलिटिया है ना, वो यमन की है एक तरीके से। क्या है वो? वहाँ पे हाउती इलिटिया, वहाँ पे, यहाँ पे स्वेज कैनाल जो है वो रेड सी है। वहाँ पे जो भी सामान जाता है या जो भी कार्गोज वगैरह जाते हैं, उनको मतलब पायरेट के रूप में उनको लूट लेते हैं। लूटने की वजह से खतरा इतना बढ़ गया है कि अब जो भी सामान जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है। तो क्या टर्न क्विकेस्ट मैरीन रूट लिंकिंग एरिया विथ यूरोप थ्रू द सी कैनाल अनसेफ हो गया है। जो ये सबसे क्विकेस्ट रूट था यहाँ से यूरोप को जोड़ने के लिए, वो अनसेफ हो गया है, क्योंकि हाउती मिलिटिया जो है वो यमन की है। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउती मिलिटिया कहाँ की है, तो यमन की है। वो यहाँ पे जो भी कार्गोज वगैरह जाते हैं उन पे हमला कर देती है या उन्हें लूट लेती है। इसकी वजह से ये अनसेफ हो गया है। इसके चलते क्या हो गया है कि जब ये लोग एक्टिव हो गए हैं ना, तो सोमालिया के पायरेट्स भी एक्टिव हो गए हैं। तो अब इससे हो क्या रहा है, 90% जो हमारा ट्रेड है ना, इसी रूट से होता था। तो इसकी वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेड जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है, हम चीज़ें ला नहीं पा रहे हैं, भेज भी नहीं पा रहे हैं। तो इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है हमें, ठीक है। और हम क्या है, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, जो ऑयल वगैरह है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूरोप से ही मंगाते हैं, वो सारी ठप हो रही हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड एक हमारा आर्टिकल अभी आया हुआ है हाल ही में, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। क्या है, इन महाराष्ट्र शुगर कैन बिल्ट चाइल्ड मैरिज रिमेन एन इनएलिकेबल रियलिटी।
मतलब कि हम जो सोचते हैं ना कि अब चाइल्ड मैरिज वगैरह बहुत पुरानी चीज़ें होंगी, अब ये नहीं हो रही, लेकिन क्या महाराष्ट्र में एक शुगर केन एरिया है, शुगर केन बेल्ट है, जहाँ पे क्या हो रहा है चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही हैं। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, उससे इशूज़ भी बहुत सारे आ रहे हैं कि बच्चों की शादी करवा रहे हैं, अंडर 18 हैं दोनों, लड़का और लड़की, उनको शादी करवा रहे हैं, उसके बाद ससुराल वगैरह में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसी से रिलेटेड ये हमारा आर्टिकल है आज का। फिर क्या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोज बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बताया है कि महाराष्ट्र देर आर 13 रिपोर्टेड इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेज इन 2018 में। 2018 में कितने हुए हैं? 13, 2019 में 20 हुए हैं, 2020 में 50 हुए थे और 2021 में 82 केसेस देखने को मिले हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट के। मतलब ये भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ ये। इसमें देख लीजिए डाटा कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 in 3 ऑफ द वर्ल्ड चाइल्ड ब्राइड्स लिव इन इंडिया। मतलब अगर 3 चाइल्ड मैरिजेज होती हैं तो उसमें से एक जो है वो इंडिया में ही रहती है। इसके अलावा क्या है, वर्ल्ड में जो टोटल है 650 मिलियन चाइल्ड मैरिजेज हैं, जिसमें कि 223 मिलियन जो है इंडिया में ही रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया गया है इसमें, अगर हम डाटा देखें स्टेट वाइज तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज जो होती हैं वो यूपी में 36% है, उसके बाद बिहार 22%, वेस्ट बंगाल 22% है, महाराष्ट्र 20% और मध्य प्रदेश कितना 16% है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और ये आप एक बार डाटा देख लीजिएगा कि क्या कैसे चीज़ें हो रही हैं। अगर चाइल्ड मैरिज होती है ना तो उससे ये होता है, बच्चे जो होते हैं ना, मतलब अडल्ट होने के पहले ही जो फीमेल्स हैं वो अडल्ट नहीं हो पाती, अंडर 18 होती हैं और बहुत सारे बच्चे भी हो जाते हैं उनके, तो वो खुद का ख्याल नहीं रख सकती हैं, तो बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगी? शिक्षा वगैरह भी उनकी पूरी नहीं हुई होती है, क्योंकि जो देखा गया है जो भी चाइल्ड मैरिज होती हैं वो अंडर 18 होती हैं, तो अगर अंडर 18 है तो 12 पास भी नहीं होती है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो इससे ना समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि जब माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चों को भी संभाल नहीं पाती उस तरीके से, जिस तरीके से उसे समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, या चीज़ें उनको देखने का नज़रिया भी उतना डेवलप नहीं होता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम चाइल्ड मैरिज से हो रही हैं आजकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ये इमेज, यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड एक क्या है, पोक्सो एक्ट है। पोक्सो एक्ट क्या है? क्रिमिनलाइजेस सेक्स बिटवीन अ माइनर एंड एडल्ट। चाइल्ड मैरिज अगर हो रही है कि लड़की 15 साल की है और लड़का 35 साल का है, ठीक है, तो ये एक तरीके से इलीगल हो जाता है, क्योंकि क्या है, एडल्ट और माइनर के बीच जो सेक्स रिलेशनशिप है वो क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर क्या, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज अ माइनर्स कंसेंट एज वेल। इससे एक इशू ये भी आता है कि अगर कोई अंडर 18 है और वो गवाही देता है ना, तो उसकी गवाही को एक तरीके से रिकॉग्नाइज ये क्या है, मतलब अगर कोई अंडर 18 है और उसके साथ आप सेक्स कर भी लेते हो, मतलब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप लोगों का बन भी जाता है, तो उसमें अगर वो कह भी दे बच्चा, मतलब जो अंडर 18 है, मेल है फीमेल है, वो अगर हाँ बोल भी दे तो उसको हम कंसेंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो इतना, उसका माइंडसेट इतना डेवलप नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं सही है इसको बता सके। तो जो बच्चा है, जो एडल्ट है, जो अंडर एज है, उसको हम उसके हाँ को हम कंसेंट भी नहीं मानते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पोक्सो इज नॉन अवेलेबल। अगर आप इसके तहत गिरफ्तार होते हो तो ये नॉन अवेलेबल है, और इसमें आपको ना विदाउट वारंट भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। मिनिमम जो सजा है वो 3 साल की है, मैक्सिमम आपको 5 साल की सजा भी हो सकती है इसमें, पॉक्सो एक्ट में अगर आप गिरफ्तार किए तो। सेक्शन जो 19 है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन का, विच रिक्वायर्स एवरी पर्सन हु सब्जेक्ट और हैज़ नॉलेज ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस बीइंग कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड मस्ट रिपोर्टेड इट टू द पुलिस और स्पेशल जुवेनाइल जस्टिस। मतलब इसमें बोला गया 19 जो सेक्शन 19 है वो कहता है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति है जिसने ऐसे क्राइम होते देखा है तो उसको पुलिस को या फिर जो जुवेनाइल सेंटर है वहाँ पे तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि उसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जा सके। फीचर्स क्या है पोक्सो एक्ट के, आप एक बार देख सकते हो। फीचर्स क्या है, पहला क्या है, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। इसमें ये नहीं है कि मतलब पोक्सो एक्ट मतलब बच्चों के लिए है, बच्चों का मतलब मेल फीमेल सब इक्वल है, तो इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी एक्ट है, मतलब जेंडर बायस नहीं है, ये मेल फीमेल को बराबर कंसीडर किया गया है। इट इज़ एन ऑफेंस टू
नॉट रिपोर्ट एन एब्यूज़, मतलब अगर आप कोई ऐसी घटना देखते हैं और आप उसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी एक तरीके से इसको क्राइम माना गया है। नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग, अगर आप मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आज कोई कांड हुआ है, मतलब आज कोई घटना हुई है तो आप उसको आज के आज रिपोर्ट करो या 2 दिन बाद रिपोर्ट करो। इसमें अगर आपके साथ 20 साल पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो, उसको रिपोर्ट करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट टू कंपनसेशन फॉर विक्टिम, अगर कोई बच्ची है या बच्चा है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उनको कंपनसेशन भी मिलेगा, ये राइट है विक्टिम्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम आइडेंटिटी, अगर कोई बच्चा या बच्ची है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब मेल फीमेल कैंडिडेट जो है मतलब है माइनर है उसके साथ ऐसी घटनाएं, तो उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखना का भी इसमें प्रावधान है कि ताकि समाज में ये पता ना चले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब भले आपके साथ गलत हुआ हो लेकिन अगर आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वो आपको ही गलत तरीके से गलत नज़रों से देखते हैं, तो लोग नहीं बताना चाहते हैं चीज़ें, और इस वजह से लोग आगे भी नहीं आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चीज़ें बता दें तो जो मोहल्ले के रिलेटिव्स हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, हमारे बारे में गलत सोचे। तो इसलिए ये सुविधा दी गई है कि अगर इसमें कोई विक्टिम है तो उसकी आइडेंटिटी छुपा के भी रखी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, पीरियोडिक पुलिस वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड चेक फॉर एवरी एम्प्लॉय हु माइट इंटरेक्ट विद अ चाइल्ड, मतलब कि जिसने भी किसी बच्चे के साथ इंटरेक्ट किया है उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है। राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ अ चाइल्ड, मतलब जो बच्चा है उसका भी राइट टू लाइफ होता है ना, राइट टू लाइफ मतलब कि सबका है, जो भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप अडल्ट हो तो ही आपका राइट टू लाइफ है, बच्चे का भी राइट टू लाइफ होता है, तो उसको भी चीज़ें सब देखी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, करंट स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, इंडिया में अभी स्टेटस है क्या चाइल्ड मैरिज का, तो क्या बताया गया है, ये यूनिसेफ है एस्टिमेटेड सजेस्टेड दैट ईच ईयर एटलीस्ट 1.5 मिलियन गर्ल्स अंडर 18 गेट मैरिड इन इंडिया, मतलब 1.5 मिलियन गर्ल्स जो है अंडर 18 है उनकी शादी होती है इंडिया में, ये डाटा है अभी का, जिससे शायद ही लोग अवेयर होंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड क्या है, अकाउंटिंग फॉर अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल टोटल, मतलब जितनी भी टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइल्ड मैरिजेस हैं, चाइल्ड ब्राइड हैं, उनका 1/3 जो है वो इंडिया में अकेले मिलता है। अकॉर्डिंग टू NFH5 23% ऑफ वुमन सर्वाइव्ड गॉट मैरिड बिफोर अटेनिंग द लीगल एज ऑफ 18, मतलब कि क्या बोला है कि 23% महिलाएं जो हैं वो अंडर 18 मतलब 18 साल की उम्र होने से पहले ही उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिगर फॉर अंडर एज मैरिज क्या है, अमॉन्ग मेन्स 17% है, मतलब देखा जाए तो मेल्स में 17% है और वुमेन्स में मैक्सिमम 24% है जो अंडर 18 शादियां होती हैं, जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। तो आप एक बार इसको डाटा को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें स्टेट वाइज डाटा हमारा क्या है, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल एंड बिहार विच around 41% such women each had the highest prevalence of girl child, मतलब जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती हैं वो कहाँ हैं, बंगाल और बिहार में है, अराउंड 41% होती हैं। अंडर एज मैरिजेज आर लोवेस्ट इन जम्मू कश्मीर में सबसे कम है, लक्षद्वीप में उसके बाद और भी कम है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, नागालैंड हो गया, केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया, तमिलनाडु और मतलब ये रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में सबसे कम चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। सबसे ज़्यादा जो 41% में दिखा रहा है वेस्ट बंगाल और बिहार में होती हैं। शेयर ऑफ वुमेन एज 20-24 हु मैरिड बिफोर टर्निंग 18 हैड डिक्लाइन 27% to 23 इन द लास्ट 5 years। इसमें बोला क्या गया है कि मतलब इसमें ये बोला गया है कि जिनकी शादी हो चुकी है और जो 18 साल से पहले ही जिनकी शादी हो चुकी थी, वो डाटा जो था वो फैक्ट होता, मतलब जो रिपोर्ट्स थी उस पर क्या गया 27% थी पहले, अब 23% ही लास्ट 5 सालों में बची है। द मैक्सिमम रिडक्शन इन वाज ऑब्जर्व्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में इनमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन देखा गया है। जो चाइल्ड मैरिजेस का था पहले बहुत होती थी, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिल रही हैं आजकल। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉज एंड इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, इंडियाज एफर्ट्स फॉर रिड्यूसिंग जेंडर गैप। जो चाइल्ड मैरिज होती थी उसको कम करने के लिए और जो हमारा जेंडर गैप है उसको भी कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में स्टार्ट की गई हैं। बहुत सारे मतलब योजनाएं चलाई गई हैं, स्कीम्स चलाई गई हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उनके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके तहत हुई हैं।
इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन 1993। एक कन्वेंशन होता है जो वुमेन्स के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के लिए फाइट करता है। वो क्या है 1993 है, उसमें हमने क्या रेटिफाइड किया है, उसमें हमने साइन किया है, शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्या हमारा आर्टिकल 16 ऑफ द कन्वेंशन स्ट्रिक्टली फॉरबिड्स चाइल्ड मैरिज। जो इस कन्वेंशन को जो आर्टिकल 16 है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मना करता है चाइल्ड मैरिज के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, सिंस 1998 इंडिया हैज़ हैड national legislation exclusive on human right protection drafted in consonance with the international instrument। मतलब इसके बाद भी हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जो भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं या मतलब जेंडर इनइक्वालिटी जैसे मामले आ रहे हैं, वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। सम ऑफ द कन्वेंशंस आर रिलेटेड टू द चाइल्ड मैरिजेस। बहुत सारे कन्वेंशन ऐसे हैं जो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हैं। हमारा क्या है, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कंसेंट टू मैरिज 1962, मिनिमम एज फॉर मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस 1962, द यूएन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 एंड द बीजिंग डिक्लेरेशन 1995। ये सारे किस्से हैं चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हैं, आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा आज का जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्या है, गवर्नमेंट डिफेक्ट्स टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाय 50% ऑफ द 6 ईयर। जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दी है या उन्होंने कहा है कि हम अगले 6 सालों में जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको 50% कम करने के लिए ट्राई करेंगे। हम उनके लिए बहुत सारी मतलब इनिशिएटिव्स लेंगे, योजनाएं चलाएंगे ताकि जो डेथ रेट्स हैं उनको कम किया जा सके। इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2-3 न्यूज़ हमने आपसे डिस्कस की है, स्टेट वाइज भी डिस्कस की है, नेशनल भी डिस्कस की है। तो आप पुराने वीडियोज़ देख लीजिएगा कल या परसों के, उसमें आपको मिल जाएगा जो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड हमने नई मुहिम चलाई है या कितना डाटा कैसे डेथ हो रही है, कहाँ पे नेशनली इंटरनेशनली डाटा भी शेयर किया था मैंने कि वर्ल्ड वाइड कितने डेथ होती हैं रोड एक्सीडेंट से, इंडिया में कितनी होती है। तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वो सारा सेम ही है क्योंकि इसमें देखो दिया गया है सिनेरियो क्या है, हमारे रोड एक्सीडेंट जो इंडिया में होते हैं 1.5 लाख पीपल डाइड फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट इन 2021। मतलब 1.5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है रोड एक्सीडेंट की वजह से। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल कंट्रीब्यूटेड 9। मतलब जो 2% डेथ ऐसी होती हैं जो लोग ड्रिंक करके या ड्रिंक करते हैं या किसी और अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह लेकर के ड्राइव करते हैं, उससे कम से कम 2% डेथ होती हैं जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नियरली 90% ऑफ डेथ ऑन द रोड वर ड्यू टू स्पीडिंग, ओवरटेकिंग एंड डेंजरस ड्राइविंग। मतलब 90% जो डेथ होती हैं वो क्या होती है, स्पीड बहुत तेज है और अंडरटेक कर रहे हैं किसी चीज़ को, या क्या नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, डेंजरस ड्राइविंग। कुछ लोग स्टंट्स मार के ड्राइव करते हैं ना, उसकी वजह से भी डेथ हुई है बहुत सारी। वर्ल्ड बैंक डाटा फ्रॉम 2019, इंडिया रैंक्ड फर्स्ट अमंग द 20 टॉप कंट्रीज फॉर द एक्सीडेंट। मतलब 20 जो कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की, उसमें इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल की है इस चीज़ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जो उसमें डेथ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉजेज क्या है, पुअर विजिबिलिटी। मतलब कि जब एक्सीडेंट कब होता है, जब मौसम ख़राब हो, बारिश हो रही हो या फॉग वगैरह हो, तो पुअर विजिबिलिटी के तहत होता है। नेग्लिजेंस एंड रिस्क, मतलब हम मतलब क्या करते हैं, बहुत स्पीड से चलाते हैं, पीछे व्हीकल आ रहा है या आगे कोई बड़ा व्हीकल जा रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। टायर्डनेस ऑफ ड्राइविंग, राइडिंग विदाउट अ हेलमेट। अगर हम बिना हेलमेट के ड्राइविंग कर रहे हैं उससे भी एक्सीडेंट्स होते हैं। डिस्ट्रैक्शन होता है, फ़ोन वगैरह पे बात कर रहे हैं और हम ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी लोगों की डेथ हो जाती है। ओवरलोडिंग होती है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो या बाइक वगैरह हो, बहुत बार ऐसा हो जाता है। वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मतलब जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कार, बस वगैरह, ट्रक वगैरह, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सी चीज़ ख़राब है, ठीक है, या अगर कभी कोई मुसीबत हुई तो ये काम करेगा नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर कहीं लिखा होता है कि दुर्घटना बहुल क्षेत्र, तो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा होता है कि भाई स्लो चलाएं, टर्न लें, लेफ्ट लें, राइट लें। लोगों को, आधे लोगों को पढ़ना नहीं आता है या अवेयरनेस नहीं होती है, जिसके चलते भी एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, लोगों की डेथ होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में क्या है, वही है ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 किया गया है। द कैरीज
द कैरियर्स बाय रोड एक्ट 2007 किया गया है, द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज है एंड लैंड एंड ट्रैफिक 2000 ये 2-3 जो हमारी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। और ये हमारा जो है ग्राफ, इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें इसमें दी हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। जो भी आई होप आप डेली हमारे करंट अफेयर्स क्लासेस देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम आपको नोट करा रहे हैं वो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी, पूछी जाएंगी। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। तो आप चलिए अच्छे से पढ़िए। हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग सारे वीडियोज़ जो भी हमारे करंट अफेयर्स के या किसी और चीज़ के वो मिलते रहें। चलिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।